Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Patak and today I am going to start second episode of इकोनोमेट्रिक्स। एक एपिसोड हमारा हो चुका है इकोनोमेट्रिक्स का, उसके बाद हम सेकंड एपिसोड स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल के एपिसोड में जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी CLRM मॉडल के बारे में, है ना। और इससे पहले हमने बात करी थी कि भाई PRF क्या होता है, SRF क्या होता है, हमने इनके बारे में बात करी थी। PRF मतलब जो है कि आपका ये हो गया है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। मैं आपको एक बारी रिकैप करा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो है कि भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। SRF आपका होगा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि देखिए पॉपुलेशन का अगर हमको मान लो कि कोई एक डेटा निकालना है पॉपुलेशन से, हमको मान लो कोई एक सैंपल सर्वे करके हमको कोई मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा निकालना है, जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था कि वी आर सपोज टू find out how much children below 14 years age are not going for education, they are not going for school। तो ऐसा क्यों है, मतलब जो है कि क्या रीज़न है, ऑल दो द एजुकेशन इज़ फ्री फॉर देम, उसके बावजूद भी वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो मैंने कहा था कि पॉपुलेशन, अगर पूरी पॉपुलेशन की, पूरे देश की पॉपुलेशन की बात करी जाए, है ना, तो ये बहुत टफ टास्क हो जाएगा, क्योंकि भाई बहुत सारी पॉपुलेशन, मतलब छोटा काम तो है नहीं। मान लो कि हर एक घर घर में जाके ये सर्वे करना, मालूम करना क्या रीज़न है, आपका बच्चा क्यों नहीं जा रहा है स्कूल पढ़ने, तो ये बहुत बड़ा टफ काम हो जाएगा। उसमें कॉस्टिंग भी लगेगी, उसमें टाइम भी लगेगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। तो इन सब को जो है कि मान लो कि ये सारी चीज़ें, कॉस्टिंग बचाना है, टाइम बचाना है और जल्दी हो जाए चीज़ें, तो हम क्या करते हैं, हम SRF निकालते हैं, है ना, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन निकाल लेते हैं। और उस सैंपल को हम आगे चल के क्या करते हैं, PRF में जनरलाइज कर देते हैं, है ना। यानी हम जो है कि सैंपल रिग्रेशन फंक्शन जो है कि हमने क्या निकाला, हम यहाँ से कैसे निकालते हैं, ये वाई आई हैट इक्वल टू अल्फ़ा हैट आई हैट प्लस बीटा आई हैट, और यहाँ पे एक्स आई और प्लस ये आपका एरर टर्म हो जाएगा। इससे हम जो है कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो कि होता है वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई एक्स आई और प्लस यहाँ पर जो है कि ई आई, तो इतना रहता है। तो ये हम इससे निकालते हैं। तो ये सारी बात हम जो है कि कल कर चुके हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं OLS। इस प्रोसेस को जो ऐसे हम पहले SRF निकालते हैं, SRF के बाद हम जो है कि PRF निकालते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं OLS, यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये आपका होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो आपको ये ध्यान रहे, ठीक है ना। तो इतना हो गया। तो उसके बाद हमने बात करी थी व्हाट इज CLRM। CLRM इज क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और यू कैन आल्सो प्रोक्लेम इट गॉसियन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, है ना। तो इसको आप गॉसियन लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी आप इसको कह सकते हो। अब इसकी मैंने 8 अजम्पशन बताई थी, 8 अजम्पशन। अब भाई ये कौन सा मॉडल हो जाएगा, ये यही मॉडल है, यही जो है कि जो आपका PRF है, इसी को यही जो है कि आपका क्या हो जाएगा, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो जाएगा, यदि इसकी जो 8 यहाँ पर अजम्पशंस हैं वो फॉलो हो जाए। 8 अजम्पशंस कौन कौन सी थी वो हमने कल पढ़ा है कि भाई यहाँ पर जो है कि लीनियर अल्फा जो आपका पैरामीटर्स हैं ये आपके लीनियर होना चाहिए, यानी इनकी पावर 1 होनी चाहिए। एक्स की पावर कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन अल्फा और बीटा के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए। उसके बाद हमने और बहुत सी बात कही कि यहाँ पर भाई जो है कि मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। और भी हमने इसकी 8 अजम्पशन पूरी सारी बात करी थी, है ना। तो वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जो है कि नॉन एक्स जो है कि वो आपका नॉन सोकास्टिक होना चाहिए, मेन एरर वैल्यू जो है कि आपकी 0 होनी चाहिए। और भी हमने यहाँ पर काफ़ी सारी बात करी थी, ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, तो वो सारी हमने यहाँ पे बात करी थी। तो वो आप एक बार पिछला देख लीजिएगा लेक्चर। अब हम यहाँ पर ये सारा, हाँ कल हमने डिस्कस हम कर चुके हैं, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब जो है कि जो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, इसकी हमने 8 अजम्पशंस पढ़ी थी। अब हम समझेंगे जो मल्टी कोलिनियरिटी की बात करी गई है कि मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर होती है मल्टी कोलिनियरिटी तो उसमें क्या क्या जो है कि मतलब जो केसेस बनते हैं, और जो है कि हमारा जो एस्टिमेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, या एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, किसमें होते हैं किसमें नहीं होते हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए जो बायस्ड की बात करी जाती है कि बायस्ड है या नहीं है ना। और आपका जो है कि यहाँ पर
ये क्वेश्चन आता कि जो है कि डज इट इज बायस्ड और अनबायस्ड, ओके, और या जो है कि डज इट इज एफिशिएंट या नॉट एफिशिएंट, यही सारी चीज़ों की बात होती है। तो ये किसके बारे में बात होती है? ये बात आपकी होती है एस्टिमेटर्स के बारे में। अच्छा, एस्टिमेटर्स क्या है? एस्टिमेटर्स मैंने बताया था कि अल्फा हेड और बीटा आई हेड जो कि आपके किसमें थे भाई? जो कि आपके थे एसआरएफ में, है ना। तो यही क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आपके एस्टिमेटर्स होते हैं, जो कि एस्टिमेट्स निकालते हैं, जो है कि एस्टिमेट्स निकालते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के। सबसे पहले पेज में जो है कि मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, देखिएगा। ये जो है यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर तो ये मैंने एक्स और वाई वेरिएबल के बारे में बताया था। हालांकि मैंने सबसे पहले पेज में आपको बताया था कि ये क्या है, ये एस्टिमेटर्स हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ अल्फा हाइट इज एस्टिमेटर, है ना, ऑफ अल्फा, ठीक है ना। यानी जो है कि इस अल्फा हाइट से हम जो है कि जो रिग्रेशन मॉडल का अल्फा हाइट है, तो ये जो है कि इसका क्या है आपका एस्टिमेटर है। जिसको भी अभी नहीं समझ में आ रहा है कि ये और इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये इसका एस्टिमेटर कैसे होगा, ये मैंने बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल, जो कि आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ये मैथ तो वहाँ पर थी ही नहीं दूर दूर तक, जिस तरह से मैंने समझाया हुआ है आपके लिए, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए आप पहला इकोनोमेट्रिक्स का आप एपिसोड देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका एस्टिमेटर। तो एस्टिमेटर की जो यहाँ पर बात करी गई है, हाँ, तो यहाँ पर बायस्ड होगा, एफिशिएंट होगा, कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, किसमें क्या होगा, तो ये सब एस्टिमेटर की बात कर रहा है कि एस्टिमेटर हमारा ऐसा तो नहीं कि बायस्ड हो, बायस्ड मतलब गलत हो, है ना। ऑब्जेक्टिव है या नहीं, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पर अनबायस्ड हो, जो गलत ना हो, है ना। और जो है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है ना, कहीं मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इनकन्सिस्टेंसी हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा। एफिशिएंट है या नहीं है, एफिशिएंसी का मतलब आप एफिशिएंसी, आई होप कि ये आपको वर्ड क्लियर होंगे, और अगर नहीं मालूम तो हिंदी मीनिंग इसका आप डिक्शनरी पे देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है कि मैं स्टार्टिंग से ही ये एफिशिएंट और कंसिस्टेंट बोलते आ रहा हूँ, तो इसका हिंदी मीनिंग एफिशिएंसी का आप कह सकते हो कि जिसमें एफिशिएंसी ज़्यादा, जैसे मान लो कि आप काम तो कर रहे हो 8 घंटे, लेकिन आपका आउटपुट 1 घंटे का भी नहीं निकल रहा है, यानी एफिशिएंसी आपकी बहुत बहुत कम है। काम आप कर रहे हो 8 घंटे, लेकिन आपका आउटपुट निकल रहा है 7.9 आवर्स का, है ना। तो यानी आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है आपके काम में, तो ये मतलब होता है आपका एफिशिएंसी का, है ना। हिंदी शुद्ध उसकी मुझे आई एम सॉरी नहीं मालूम है। तो यो यहाँ पर जो है कि ये हम इसी की बात करते हैं, इन्हीं एस्टिमेटर्स की बात करते हैं, बायस्ड अनबायस्ड की। अब अगर मान लो कि इस फंक्शन में मल्टी कोलिनियरिटी है, मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब है कि भाई एक्स आई का रिलेशन जो है कि एक्स जे के साथ है या एक्स के साथ है। इनका जो है कि अगर इसका कई सारे एक्स के साथ रिलेशन है, भैया यहाँ पर ये थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा बिल्कुल उस तरह से मत लीजिएगा। यहाँ पर मैं इन एक्स की बात कर रहा हूँ और इन इसी रिलेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक्स के साथ रिलेशन, क्योंकि दोनों वर्ड निकल के आ रहे हैं जो कि बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट बिल्कुल मैच, रिलेटिव है स्टेटमेंट यहाँ पर। तो उस स्टेटमेंट के लिए मत जाइएगा, मैं इन्हीं एक्स की बात कर रहा हूँ और जो है कि इन्हीं के साथ रिलेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बातें। तो यहाँ पर जो है कि मल्टी कोलिनियरिटी यानी जो है कि वो यही होता है ना। तो इसमें जो है कि यहाँ पर मैंने एजम्पशंस में मैंने आपको सब बताया हुआ है। मल्टी कोलिनियरिटी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर जो है कि कोई एक एजम्पशंस वहाँ पर था, देखिए यहाँ पर इसी में देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो इट इज प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट और एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग ऑल और सम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। यानी जो है ये वाले क्या होते हैं आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं, जो कि आपको एक्सप्लेन करते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, है ना। तो इनके बीच में रिलेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, मल्टी कोलिनियरिटी होता है। कोफिशिएंट एस्टिमेट विल बी स्टिल बी, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऐसे नहीं याद होगा, आप अगर याद भी कर लोगे कंसिस्टेंट है, अनबायस्ड है और एफिशिएंट है, फिर भी आप एक टाइम पे भूल जाओगे, आप एक टाइम पे भूल जाओगे, है ना। तो इसलिए आपको याद रहे तो आपको केवल ये याद रखना कि मल्टी कोलिनियरिटी में सब कुछ सही रहता है। इतना आप याद कर लो तो फिर आप हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। सब कुछ सही का मतलब है कंसिस्टेंट अच्छा होता है या इनकंसिस्टेंट कोई चीज़ अच्छी होती है। कंसिस्टेंट मतलब एक जगह पे ठहरी हुई, रुकी हुई, या मतलब जो है कि ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर रही है ना। कंसिस्टेंट, या अपने काम में आप कंसिस्टेंट हो, मान लो कि आप डेली सुबह पढ़ रहे हो, डेली कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंसी लाइए अपनी पढ़ाई के अंदर आप, है ना। डेली जो है कि ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे हो, फिर 4 दिन नहीं पढ़ रहे हो फिर पढ़ने बैठ रहे हो, तो वो हो जाएगी इनकंसिस्टेंसी। तो अच्छा मतलब कंसिस्टेंट होना, तो मैंने कहा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, यानी जो है कि अब यहाँ पर 3 ही वर्ड है, कंसिस्टेंट, एफिशिएंट और बायस्ड या अनबायस्ड। तो यहाँ पर
कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, इसके बीच में आप कंफ्यूज हो गए। तो यानी मैंने कहा मल्टी कोलिनियरिटी में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, यानी एवरीथिंग शुड बी कंसिस्टेंट, यानी यहाँ पर जो एस्टिमेटर है वो आपके क्या है, कंसिस्टेंट है। उसके बाद एफिशिएंट अच्छा है या अनएफिशिएंट अच्छा है, बताइए। तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, आप अगर 8 घंटे काम कर बैठे हो अपने वर्क स्टेशन पे और काम आप आउटपुट दे रहे हो 1 घंटे का, तो वो इनएफिशिएंसी है ना। ज़्यादा दे रहे हो आप आउटपुट, यानी आप एफिशिएंटली काम करो, तो यानी कंसिस्टेंट होगा। और अच्छा क्या है, एफिशिएंट अच्छा होगा। उसके बाद अनबायस्ड, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अनबायस्ड का मतलब होता है कोई गलती नहीं, बायस्ड का मतलब होता है एरर है, वो बायस्ड है चीज़, है ना। तो यहाँ पर अनबायस्ड अच्छा है, तो इतना आपको याद रहेगा। सब कुछ अच्छा, यानी इन मल्टीकुलरिटी देयर विल बी एस्टिमेटर्स विल बी एफिशिएंट, कंसिस्टेंट एंड अनबायस्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तीन की तीनों चीज़ें आपको अब खुद याद हो जाएंगी। अब उसके बाद बचा क्या है, ऑटो कोरिलेशन बचा है और हेटेरोस्केडास्टिसिटी बचा है ना। तो यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन में और आपका यहाँ पर हेटेरोस्केडास्टिसिटी में यहाँ पर लेकिन लग जाएगा बस। मल्टी कोऑर्डिनेटिव में सब कुछ अच्छा था, लेकिन ऑटो कोरिलेशन और हेटेरोस्केडास्टिसिटी में लग जाएगा लेकिन। लेकिन का मतलब आपका रिजल्ट क्या रहेगा, अनबायस्ड भी रहेगा, आपका रिजल्ट क्या रहेगा, आपका कंसिस्टेंट भी रहेगा, लेकिन एफिशिएंसी में दिक्कत आ जाएगी, एफिशिएंसी नहीं रहेगी। दोनों केसेस में आपके एस्टिमेटर्स क्या रहेंगे, इनएफिशिएंट रहेंगे। इतना आपको याद रखना है। एफिशिएंसी में दिक्कत होगी, आपको ये 2-4 बार स्टेटमेंट बोल लो कि हाँ एफिशिएंसी में दिक्कत होगी, एफिशिएंसी में कंसिस्टेंट हैं, रुके हुए एफिशिएंसी में, यानी जो है कि बैठ रहे काम 8 घंटे कर रहे हैं लेकिन आउटपुट दे रहे 1 घंटे का। इतना आप याद रखो, तो फिर आपको याद रहेगा यार। और यही मेन इसमें काम है। ऑटो कोरिलेशन मैंने बताया था क्या होता है। ऑटो कोरिलेशन का मतलब जो है कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है इसका जो है कि एरर के साथ रिलेशन अगर होता है तो ये आपका ऑटो कोरिलेशन हो जाता है, या एक एरर का रिलेशन जो है कि दूसरे एरर के साथ रिलेशन होता है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन होता है। देयर एग्जिस्ट ओनली इन, जो आपका हो जाता है यहाँ पर जो आपका टी एस एंड नॉट इन सी एस। अभी आपका टी एस और सी एस का मतलब क्या होता है, ये आप बताइएगा, एक बार ये सर्च करिएगा, क्योंकि जो है कि टी एस और सी एस ये तो बहुत यहाँ पर आप कह सकते हो कि नॉर्मल बात है। तो यहाँ पर आप टी एस और सी एस डेटा, टी एस और सी एस डेटा का यहाँ पर मतलब क्या होता है, ये आपका जो है कि इकोनोमेट्रिक्स में जो है कि टी एस और सी एस डेटा जो है, ये जो है कि आपका यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत ही नॉर्मल से वर्ड होंगे, इनको जो है कि आपको याद रखना है ना। क्योंकि जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो वहाँ पर जो है कि टी एस जो आपका डेटा है और जो है का आपका सी एस डेटा है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मल्टीकुलरिटी में जो आपका है यहाँ पर ये जो है कि तीनों क्या हो जाते हैं आपके, तीनों चीज़ें सही होती हैं। और यहाँ पर जो है कि ऑटो कोरिलेशन में और जो है कि आपका यहाँ पर हेटेरोस्केडास्टिसिटी में आपकी कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन में देयर एग्जिस्ट ओनली जो आपका इन टी एस एंड नॉट इन सी एस, यानी टी एस का मतलब आपका क्या हो जाता है, टी एस का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर कि आपने जो लंबे समय के दौरान कोई आपने डेटा कलेक्ट करा हुआ है वो आपका हो जाएगा टाइम। मतलब जो आपने एक लंबे समय यानी टाइम के अंदर जो आपने डेटा जो है कि आपने कलेक्ट करा हुआ है वो आ जाएगा आपका टाइम सीरीज डेटा। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा टाइम सीरीज, टाइम सीरीज डेटा। और ये आपका हो जाएगा एक जो ये आपने एक समय के अंदर डेटा जो कलेक्ट करा है ये आपका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल। तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल का मतलब आपने जो डेटा आपने एट अ टाइम, है ना, एट अ टाइम कलेक्ट करा। जैसे आपने जो है कि अगर, क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है, डेटा चेंज होता रहता है, अगर आप किसी समय के दौरान कोई डेटा इकट्ठा करोगे तो वो चेंज होगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो है कि मान लो बरसात की सीज़न है, अभी जो है कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है तो इस बारी अलग होगा और नेक्स्ट सीजन में अलग होगा नुकसान।
तो यानी जो है कि डेटा इसमें अलग होगा, उसमें उस सीजन में अलग होगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन का मतलब एट अ टाइम, अभी क्या बताएगा कि अभी कितना नुकसान हुआ है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन मतलब एट अ टाइम, ठीक है ना। एट अ टाइम आप ऐसे याद रखो, क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस क्रॉस करोगे तो आपको यानी इस पॉइंट का, यानी एक एट अ पॉइंट का, एक पॉइंट का, एक टाइम का, वो आपको यहाँ पर रहना। टाइम सीरीज का मतलब टीएस है ना। तो यहाँ पर जो है कि आप लंबे समय का जो है कि आप टी से टाइम आप याद रखना है आपको, लंबे समय का डेटा जो है कि है। तो ऑटो कोरिलेशन कहाँ, इट एग्जिस्ट ओनली इन टीएस। ऑटो कोरिलेशन जो है कि आपका टाइम सीरीज में रहता है एंड नॉट इन सीएस, सीएस में नहीं होता है। दिस इज प्रॉब्लम व्हेन एरर टर्म आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। यहाँ पर क्या है कि जब जो है कि एरर टर्म जो है कि आपकी क्या होती हैं, कोरिलेटेड होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। एरर टर्म मैंने कहा देखो, ये आपका मैंने था ऑटो कोरिलेशन। ये जो है कि जब एरर टर्म एक दूसरे के साथ जो है कि रिलेटेड होती हैं तो इसे कहते हैं आपको ऑटो कोरिलेशन। ओएलएस एस्टिमेटर्स इन ऑटो कोरिलेशन इज नॉट अनबायस्ड लीनियर कंसिस्टेंट। ओएलएस एस्टिमेटर इन ऑटो कोरिलेशन इज ओनली, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है कि अनबायस्ड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, है ना, लीनियर तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो है कि बट नो लॉन्गर एफिशिएंट, मैंने कहा ना कि आपका यहाँ पर अनबायस्ड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर ये एफिशिएंट नहीं होंगे। दे डू नॉट हैव एनी मिनिमम वेरिएंस। यहाँ पर जो है कि इनका जो है कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाई आपने क्या करा, आपने क्या करा, पॉपुलेशन काउंट करने का काम था, पॉपुलेशन का निकालना था, लेकिन भाई पॉपुलेशन में लगेगा टाइम, समस्या बहुत ज़्यादा है, पोस्टिंग वगैरह लगेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में नहीं काउंट कर सकते। तो हमने क्या किया, सैंपल काउंट करा, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि पॉपुलेशन में जो एक्चुअल में जो अभी हमको पता नहीं है, ठीक है, जो एक्चुअल में जो मान लो कि समस्या है वो है कि कोई एक नंबर मान लीजिएगा कि 100 डेटा निकल कर आना था कि जो है कि 100 जो है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऐसे सब स्टेशन है, या मान लो कि पॉपुलेशन में जो है कि हर हर जो गांव में ऐसे लगभग 100 जो है कि लोग ऐसे होते हैं, वो या कुछ भी आपने निकाल लिया, वो कुछ भी डेटा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक्चुअल में निकल, लेकिन आपने क्या करा, सैंपल यानी भाई बहुत अपने छोटे छोटे टर्म पे आपने निकाला, है ना। और उसमें जो है कि एक व्यक्ति ने, पहले व्यक्ति ने वैल्यू निकाली कितनी है कि मान लो कि 95.9, दूसरे व्यक्ति ने निकाली 97.9, तीसरे व्यक्ति ने निकाली 98.5 और चौथे व्यक्ति ने निकाली 99.9, ठीक है ना। ये चीज़ है, ठीक है ना। जैसे कि ये कोई डेटा है, मान लो कि लोग जो है कि गांव में 365 दिन में जो है कि कितने दिन जो है कि अपने घर पे रहते हैं, खेतों में नहीं रहते, ऐसा आपने निकाला। तो ये 100 निकल के आना चाहिए था, लेकिन जो है कि जब आपने सैंपल सर्वे करा तो एक ने 95.9, किसी ने 97.9 और इस तरह से निकाला। तो अब बताइए एफिशिएंट कौन सा रिजल्ट है, एफिशिएंट कौन सा रिजल्ट है, एफिशिएंट रिजल्ट है आपका ये वाला 99.9। यानी अब ये क्यों एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएंस है, यानी जो वेरी है, जो यानी कहते हैं कि वेरी हुआ है, यानी जो यहाँ पर चेंज है, तो वो सबसे कम इस वाले में है। वो सबसे कम जो है कौन किस में है, वो सबसे कम आपका इस वाले में है, इसमें सबसे कम इसमें है, ठीक है ना। तो ये बात है यहाँ पर, मतलब जो है कि यहाँ पर इसीलिए जहाँ पर सबसे कम वेरिएंस होगा वो क्या होगा आपका, मोर एफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन में दे डू नॉट हैव मिनिमम वेरिएंस, यहाँ पर मिनिमम वेरिएंस नहीं होता है। यानी यहाँ पर कुछ ये वाला केस है, यहाँ पर जो है कि मिनिमम वेरिएंस कितना 0.01, यहाँ पर जो है कि मिनिमम वेरिएंस जो कितना है देखो यहाँ पर 0.4, 4.1, सीधा सीधा आप कह सकते हो 4.1, 4.01 जो भी है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, यानी मिनिमम वेरिएंस नहीं है। अब मिनिमम वेरिएंस नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या है, आपका ये ऑटो कोरिलेशन हो जाएगी, यहाँ पर इनएफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब जो है ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर वेरिएंस इज वेरी लो, वेयर जो है कि वेरिएंस इज वेरी लो और वेयर द वेरिएंस इज मिनिमम वेरिएंस, दैट विल बी द केस ऑफ, नीचे ऑप्शन होंगे ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्केडासिटी,
मल्टी कोलिनियरिटी, नन ऑफ देम। तो वहाँ पर आपको क्या टिक करना है, मल्टी कोलिनियरिटी, यानी वहाँ पर मिनिमम वेरिएंस का मतलब हो जाएगा कि वहाँ पर एफिशिएंसी है, एफिशिएंट है, एस्टिमेटर्स क्या है आपके एफिशिएंट हैं। तो यानी जो है भाई अगर जो है कि आपका एस्टिमेटर जो है कि एफिशिएंट है, तो एफिशिएंट किस में होता है आपका मल्टी कोलिनियरिटी में, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है, कंसिस्टेंट होता है, अनबायस्ड होता है। इन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको बहुत आराम आराम करा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, और मैं हर तरीका वो जो है कि बता रहा हूँ आपको जिनसे आपको चीज़ें याद रहें, ठीक, और आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। कोफिशिएंट एस्टिमेट्स विल स्टिल बी कंसिस्टेंट एंड अनबायस्ड। कोफिशिएंट एस्टिमेट जो है कि स्टिल बी कंसिस्टेंट एंड अनबायस्ड, यहाँ पर तो वही है, कंसिस्टेंट एंड अनबायस्ड है बट नॉट इनएफिशिएंट, व्हिच इंप्लाइज दैट द स्टैंडर्ड एरर्स could be suboptimal and hypothesis test could reach the wrong conclusion since the t-test static contains the coefficient standard error। यानी यहाँ पर जो अगर एफिशिएंसी आ जाएगी तो ये कह रहे हैं कि सब गलत शब्द हो जाएगा यहाँ पर जो है कि, है ना, हाइपोथेसिस टेस्ट जो है कि could reach the wrong conclusion, यहाँ पर गलत कंक्लूजन पे आप पहुँच जाओगे, since the t-test static contains the coefficient standard error in it, क्योंकि जो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा कोएफिशिएंसी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हेटेरोजीनिटी तो वही चीज़ है जो आपका यहाँ पर आप कह सकते हो कि को ऑटो कोरिलेशन में जहाँ पर जो है कि आपका लेकिन लग जा रहा था, जहाँ पर इनएफिशिएंसी हो जा रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी इनएफिशिएंसी हो जाएगी। बाकी अनबायस्ड होगा ये, और आपका ये कंसिस्टेंट होगा। दिस हैपेंस व्हेन द एरर्स अनकोरिलेटेड एरर्स आर डिफरेंट इन वेरिएंस, है ना, देखो ये डिफरेंट इन वेरिएंस, देन देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोजीनिटी। वेरिएंस EI इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस EJ, यानी अब ये जो है कि कह रहा है कि हेटेरोजीनिटी, मान लो कि ये लाइन है, इस लाइन पे होने चाहिए रिजल्ट, लेकिन एक तो रिजल्ट यहाँ पे चला गया, गड़बड़ा गया, एक यहाँ पे चला गया। अरे ये कह रहा है कि भाई अगर मान लो यहाँ तो इतना कम, इतना गड़बड़ा गया तो जो है कि इधर जाता तो इतना इधर भी हो जाता तो बात हो जाती बराबर, लेकिन ये तो इतना गड़बड़ हो गया, इतना दूर, यानी वेरिएंस ही चेंज हो गया, यानी यहाँ पे इतना वेरी कर रहा था, यहाँ पर तो इतना ज़्यादा वेरी करने लगा है। तो यानी जो है कि अगर ये EI है, ये एरर इतना हो गया, EI और ये EJ है, तो यानी EI इज नॉट इक्वल टू EJ, तो यही कह रहा है। तो ये आपका केस हो गया क्या, हेटेरोजीनिटी का, तभी तो ये आपका ऐसे बना होता है, ये ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे मतलब जो है कि उसमें, और जो आपका जहाँ पर वो होता है होमोजीनिटी, तो वहाँ पर ऐसे जाता है लाइन, ऐसे जाता है, इस तरह से ग्राफ होता है, तो वहाँ पर ये स्ट्रेट ऐसे जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, कोएफिशिएंट एस्टिमेट विल बी कंसिस्टेंट, अनबायस्ड एंड इनएफिशिएंट, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में यहाँ पर आई होंगी, ठीक है ना। तो ये जो है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो है कि आपके ये हो जाएंगे कोएफिशिएंट, है ना, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, यही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे जो एक्सप्लेनेटरी हैं, ठीक है ना। और ये आपकी रेंडम एरर टर्म हो जाएगी, और ये आपकी क्या है, ये आपकी सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल आपका हो गया है। ये सिंगल एक ही जो है कि इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए आपका ये सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल हो जाएगा। द इकोनोमेट्रिक्स मॉडल वी स्टडीड, अभी तक जो हमने पढ़ा है अबाउट सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल, वेयर अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिलेटेड टू अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक डिपेंडेंट है और ये रिलेटेड है बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ऐसा होता है, ऐसा होता है। मान लो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर कर दो रिजल्ट, रिजल्ट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बीटा, ये आपका ये हो गया, ये तो आपका कुछ कांस्टेंट यहाँ पे हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बहुत चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी हेल्थ कैसी रहती है, हेल्थ पर भी आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। यहाँ पर x2 आपका हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, यहाँ पर एक्शन कोई भी हो, बहुत चीज़ें हो जाए, इंटरेस्ट आपका हेल्थ हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, आपका टाइम कितना हो गया है, कितना पढ़ते हो, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, उसके बाद जो है कि आप यहाँ पर जो है कि टीचर आप पे कौन है, ठीक है ना, और जो है कि यहाँ पर आपका फैमिली सपोर्ट कितना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप कितने धैर्यवान हैं यहाँ पर, तो यानी इन सब चीज़ों पर आपका रिजल्ट जो है कि डिपेंड करेगा यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर ये यानी एक जो है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स पर यहाँ पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो यही बात लिखी है 10। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसीलिए y डिपेंड अपॉन x बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है कि आपकी पढ़ाई पर डिपेंड हो, इस रिजल्ट पे आपके डिपेंड हो, यानी ये तो रिजल्ट तो आपका इन चीज़ों पर डिपेंड है,
ठीक है ना। लेकिन आप कहो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके रिजल्ट पर डिपेंड हो, ऐसा नहीं है। सोच के देख लीजिएगा, आपकी हेल्थ है वो आपके रिजल्ट पर डिपेंड है, बताइए। हेल्थ तो, रिजल्ट तो आपकी हेल्थ पर डिपेंडेंट है, आपकी हेल्थ खराब, रिजल्ट खराब हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे आपकी हेल्थ जो है आपके रिजल्ट पर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है ना। अब कुछ लोग कहोगे सर बिल्कुल हेल्थ अगर रिजल्ट अच्छा आ जाएगा हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो वो जो है कि आप कह सकते हो, लेकिन जो है कि रिवर्स इज नॉट ट्रू, जो बात सही है यहाँ पर। इन रिग्रेशन मॉडल वन ऑफ द क्रूशियल assumption वी मेक इज द एक्सोजीनियस वेरिएबल्स, यानी जो एक्सोजीनियस वेरिएबल कौन सा होता है, एक्स होता है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एरर टर्म यू। दिस assumption violates in simultaneous relationship, यानी सिंगल इक्वेशन मैंने कहा कि आपका रिजल्ट जो है आपकी हेल्थ पर डिपेंडेंट है, लेकिन आपकी हेल्थ आपके रिजल्ट पर डिपेंड नहीं है, या आपका इंटरेस्ट आपके रिजल्ट पर डिपेंड नहीं है, या आपके टीचर आपके रिजल्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, या आपका जो है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई कैन से व्हाट अदर पैरामीटर आई वाज टेकन, यहाँ पर मैंने और भी कुछ कहा था कि आपका जो है कि कंसिस्टेंसी आपके रिजल्ट पर डिपेंडेंट नहीं है ना। लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो है कि रिवर्स भी ट्रू है। जैसे कि अगर जो है कि मान लो कि कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ योर इनकम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इसका रिवर्स मैं कहूं कि वो भी, यानी इनकम इज ए फंक्शन ऑफ योर कंजम्पशन। अगर मैं ये कह दूं, अगर ये दोनों यानी अगर इसका रिवर्स भी ट्रू, यानी जो कि आपकी इनकम है वो आपके कंजम्पशन पर डिपेंड कर रही है, कि आपकी अगर कंजम्पशन आप बढ़ाते हो तो आप इनकम पर ज़्यादा, आप कहते हो कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने अगर ज़्यादा अपनी ईएमआईज कर रखी हैं, तो फिर आप भागते हो ना, दौड़ते हो ना कहीं से कहीं, जब मैं अपनी इनकम बढ़ाऊँ, जिस पे अगर लोड कम होता होगा तो चलो कोई टेंशन ही नहीं, कोई काम ही नहीं, कि पैसे की जानी नहीं है, तो वो कहता चलो इतने में ही काम चल रहा, बढ़िया आराम चैन की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ईएमआईज बढ़ा ली, फिर आप बाउंड हो जाते हो, आप फिर अपनी इनकम बढ़ाते हो, आपको लगता है कि भैया ये तो ईएमआईज भरनी है, ये चीज़ें हैं। या आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। जब भाई प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो आप क्वांटिटी घटाओगे बढ़ाओगे, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। ये किसके लिए, सेलर के लिए। सेलर कहता है कि भाई अगर जो कि क्वांटिटी अगर हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना, और सेलर क्या कहता है, नॉर्मली होता है, क्वांटिटी मार्केट ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है, बहुत सारी क्वांटिटी, अब कम है तो प्राइस कम हो जाता है। तो यानी ये दो है कि ये आपके क्या दो है ना, हो गया ना, ये पहला इक्वेशन हो गया है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, साइमल्टेनियस हो गए। तो साइमल्टेनियस में क्या होता है, रिवर्स भी ट्रू है, जो यहाँ पर डिपेंडेंट था वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गया, जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट था वो यहाँ पर डिपेंडेंट हो गया है, ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर ये कह रखा है कि भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन में ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं है। बाकी जो है कि ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपका कंजम्पशन फंक्शन का, कि कंजम्पशन फंक्शन आपकी किस तरह होती है, सी इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई, इस तरह से होता है आपका। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा सी बार, ये आपका स्लोप हो जाएगा सी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना, इस तरह से आपका हो जाएगा। ये आपकी इनकम हो जाएगी और ये आपके ऊपर कंजम्पशन चली गई, तो इस तरह से आपका हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये अब साथ में कोई एरर वगैरह, तो यहाँ पर बीटा के लिए बताया गया है कि भाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 1 से 0 के बीच में रहती है। तो जो आपने पढ़ रखा है वही चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा यहाँ पर रॉकेट साइंस वगैरह कुछ हो या बहुत डरने वाली चीज़ है, क्योंकि बच्चे जो है कि इकोनोमेट्रिक्स से स्टैटिक्स से जो है कि थोड़ा दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपको कोई समझाने वाला सही हो, जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ, तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, है ना। मैं अपनी तारीफ खुद ही मुझे करनी पड़ रही भैया, तो उसमें लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हाँ आप समझ रहे होगे, क्योंकि मैंने इतना सिंपल यहाँ पर कर दिया। आई होप कि अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर आपके लिए ये तो नहीं कहूँगा कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लेकिन मैंने बहुत सिंपल कर दिया है भाई यहाँ पर, इतने इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। हालांकि ये जो है कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे लेके आया कि इस तरह से होता है इनकम में, जो है कि यहाँ पर अगर इनकम आइडेंटिटी ये वाली फंक्शन आप ड्रॉ करो तो इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो आप ये सब ये आपका 2 सेक्टर मॉडल में मैंने आपको बता रखा था, पढ़ा रखा था, है ना। तो ये वही है आपका, जो एक तरीके से मान लो कंजम्पशन फंक्शन को अगर आप यहाँ पर पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन में डाल के दिखाऊँ तो वो आपका इस तरह से आपका दिखेगा वहाँ पे, ठीक है ना। सिंगल इक्वेशन मॉडल और साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, इनमें अब जो है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं और इनमें जो है कि कौन कौन सी टेक्निक यूज, यानी जो है कि सिंगल में आपका ओएलएस और जीएलएस यानी जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज होता है,
और साइमल्टेनियस में आपका जो है कि ओएलएस और जीएलएस यूज नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो है कि आईएलएस यानी इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड, और आपका 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड, और आपका 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड, और आपका इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मेथड, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, ये सारे यहाँ पर जो है कि क्या लगते हैं, मेथड्स लगते हैं। तो आपको ये याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद करना, क्योंकि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आएगा कि साइमल्टेनियस क्वेश्चन है, वहाँ पर क्या क्या लगेगा, ओएलएस लगेगा, ऊपर लिखा ओएलएस लग जाएगा, जीएलएस लग जाएगा, 2 स्टेज लग जाएगा, 3 स्टेज लग जाएगा, कौन कौन सा लगेंगे, फिर वहाँ पर आपको जो है कि बताना पड़ेगा कौन सा लगेगा या कौन सा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर भी क्लास एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम जो है कि आप अगर याद कर लो तो फर्दर आगे कुछ क्वेश्चन हैं उनको जो है कि आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो इतना जो है कि आप याद कर लीजिए। हाँ, और ये भी थोड़ा आप देख लीजिएगा इसमें जो है कि किसमें कौन सा मेथड लगेगा, ये मैं थोड़ा रोक के चलता हूँ, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। फिर फर्दर आगे क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस हैं, एक का मैंने आंसर दे दिया, बाकी जो है कि आगे के ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। ये इसको आप थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये खुद नहीं कर, मैं यहाँ पे करा दूंगा, आप जो है कि कर लोगे, लेकिन जो है कि जब तक आप खुद उसको याद करके नहीं करोगे तब तक जो है कि आपको ये कभी भी मैथड्स याद नहीं होने वाले हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।